Do you want to know? ओके बच्चे लोग, सो वेलकम टू द फिजिक्स लेक्चर। स्टूडेंट्स, बेटा हमने लास्ट टाइम स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ देखा था, कई सारे कॉन्सेप्ट देखे, कई सारे हमने थियरीज देखी। आज हम देखने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। भाई वेक्टर प्रोडक्ट बोलो या तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। मतलब जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है कि भाई अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है तो इसका जो भी आंसर आएगा वो भी क्या होगा, एक वेक्टर होगा। भाई डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था कि जो रिजल्टेंट जो आंसर होता था वो स्केलर होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है, इसका आंसर एक वेक्टर होगा। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं, अब भाई वेक्टर सी है, ये आंसर है, तो भाई इसका मतलब इसके पास इसकी मैग्नीट्यूड भी होनी चाहिए और इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। सीधी सी बात है ना, आज कोई भी वेक्टर होगा तो उस वेक्टर के पास क्या क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे देंगे? सो डायरेक्शन देने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एन कैप, मतलब जो भी डायरेक्शन में हो उसके केस में एन कैप। ठीक है। अब अच्छा लोग एक एग्जांपल अगर मैं आपसे शेयर करूं, सो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था टॉर्क इज इक्वल टू एफ इनटू आर, वेक्टर फोर्स वेक्टर इनटू आर। भाई आर का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आएगा, ये हम रोटेशनल मोशन में पढ़ने वाले हैं आगे आपके चैप्टर्स में, तब आपको हम डिटेल में बताएंगे कि टॉर्क होता है क्या। भाई टॉर्क भी एक वेक्टर है, फोर्स और आर भी एक वेक्टर है। देखो आप जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो लीनियर मोशन करता है, यू लगाओ तो लीनियर, ये लगाओ तो लीनियर। लेकिन अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को गोल घुमाना है तो उसमें क्या लगाना पड़ता है, टॉर्क लगानी पड़ती है। ठीक है। अब भाई डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था, a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा। सिमिलरली यहां पे इसकी फॉर्मूला हो जाती है a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मेट ऑफ b इनटू sin थीटा। क्या हो जाएगी इसकी फॉर्मूला, ab sin थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमको पता है कि अगर वेक्टर के ऊपर एरो नहीं होगा इसका मतलब वो मैग्नीट्यूड है। अब चलो यहाँ पे ये एंगल कौन सा होगा, थीटा इज द स्मॉलर ऑफ टू एंगल्स, स्मॉलर ऑफ टू एंगल्स फॉर्मिंग बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। भाई देखिए सपोज करो कि अगर एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ए और बी। अब इसके बीच क्या है, एक ये एंगल भी है और एक ये एंगल भी है। हमने क्या बोला, थीटा कौन सा होना चाहिए, कंपलसरी स्मॉलर एंगल। कौन सा स्मॉलर, तो भाई इन दोनों में से छोटा कौन है, ऑब्वियसली अंदर वाला। तो हम कौन सा एंगल देखेंगे, ए और बी। एंड अब इसके अगर कोई डायरेक्शन बतानी, देखो ए डॉट बी में तो मुझे पता है भाई डायरेक्शन होती ही नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू होती है। फिर भी हमने उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखा था कि इसके डायरेक्शन में या इसके डायरेक्शन में कंपोनेंट, लेकिन इसकी डायरेक्शन कहां होगी, यानी जो एन कैप है ये क्या है। तो बस लोग याद रखना, डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल। ये जो आपने 10 में भी पढ़ा था कुछ, राइट हैंड थंब रूल, या तो दूसरा हम बोलेंगे स्क्रू रूल। दोनों ही हम समझते हैं, बट मेरे हिसाब से राइट हैंड थंब रूल ज्यादा है। देखिए पहले मैं स्क्रू की बात करता हूँ। स्क्रू रूल क्या बोलेगा कि आप दोनों वेक्टर को टेल से टेल मिला दो, दोनों वेक्टर को टेल से टेल मिला दो। अच्छा एक चीज सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। भाई जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, यानी कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर ये कंपलसरी दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर होगा, दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर। मतलब अगर a क्रॉस b है तो आपका जो वेक्टर c है, जो वेक्टर c है वो a को भी परपेंडिकुलर होगा और वो आपके वेक्टर b को भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब एक पेन देना भाई। देखिए सपोज करें कि यह आपका वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, ये इस टाइप से पड़े हुए हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ये इस प्लेन में पड़े हैं। यहाँ पे एक प्लेन है, उस प्लेन में पड़े। भाई हमने स्टार्टिंग में देखा था कोई भी दो वेक्टर कोप्लेनर होते ही होते हैं।
कोप्लेनर, एक ही प्लेन में आने वाले, तो भाई ये कोप्लेनर है, ठीक है। अब इसका जो मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा बच्चा, वो क्रॉस प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, यानी देखो ये ए को भी परपेंडिकुलर है, ए को भी परपेंडिकुलर है, साथ ही साथ ये आपके बी को भी परपेंडिकुलर है, मतलब ये ए बी। अब अगर मान लो ए बी ऐसे हैं, ए बी ऐसे पड़े हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसा हो जाएगा। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है पीछे हो जाए, मतलब अगर मान लो ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट ऐसे है, तो वैसे भी तो हो सकता है। भाई ये भी परपेंडिकुलर हुआ एंड ये भी परपेंडिकुलर हुआ, दोनों है तो परपेंडिकुलर ही, ठीक है। इसका मतलब कि भाई इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा या तो वो इधर होगा या तो वो इधर होगा, लेकिन क्या कभी किसी वेक्टर के दो डायरेक्शन हो सकते हैं? नहीं। सो इसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? राइट हैंड रूल या तो फिर स्क्रू रूल। पहले स्क्रू रूल पढ़ लेते हैं। भाई स्क्रू रूल क्या बोलता है, आप दोनों वेक्टर को टेल से टेल मिला दो और वहां पे अपने स्क्रू को रख के कहां से कहां ले जाना है, जैसे कि A क्रॉस B लिखा है तो A क्रॉस B के लेके जाओ। देखो ये रहा, ये आपका A, आप अपने 4 फिंगर्स को A की डायरेक्शन में लिखो, A की डायरेक्शन में रखो और उसको B के तरफ लेके जाओ। ये यहां रखा, उसको B की तरफ लेके गया। सो भाई जिस समय आप अपने हाथ को कर्ल करेंगे उस समय आपका थंब कहां पे आ गया? बाहर की तरफ। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? भाई देखो ये वेक्टर है, इसका मतलब चलो एक काम करते हैं, ये ऐसे दो वेक्टर समझ लेते हैं, कहां से कहां U, जैसे मैंने बताया था ना आपको, ये ऐसे दो वेक्टर पड़े हैं। भाई इसको ऐसे ऐसे मत समझना, ऐसे समझना। यहां पे एक प्लेन है, एक वेक्टर A एक वेक्टर B। अब मुझे क्या करना है? स्क्रू घुमाना है। मैं क्या कर रहा हूं? स्क्रू को यहां पे रख के A से B की तरफ घुमा रहा हूं। अब अच्छा लोग आपको इतना तो पता ही है कि अगर मैं स्क्रू को यूं घुमाऊंगा तो बाहर निकलता है, पता है कि नहीं पता? नहीं पता तो आज समझ लेना, अगर आप स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो वो अंदर जाता है, और अगर आप स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो बाहर की तरफ आता है। सो यहाँ पे स्क्रू रखा, उसको रोटेट करना है, कहां से कहां? A से B। क्यों A से B? बिकॉज हम A क्रॉस B कर रहे हैं। बच्चों पिछली बार A डॉट B करो कि B डॉट A करो चलता था, यहां नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा मैं आपको बताऊंगा, पहले ये समझ लो। जो दिख रहा है वहां से वहां रोटेशन करो। इसका मतलब ये मैंने टेल पे रखा है स्क्रू, A से B रोटेट करो। A से B मतलब मैं एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? बाहर आना। ये दो वेक्टर, यहाँ पे स्क्रू और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, तो स्क्रू कहाँ पे आ रहा है? ऊपर के डायरेक्शन में। इसका मतलब आपकी जो रिजल्टेंट है वो कहाँ हो जाएगा? इस डायरेक्शन में। थोड़ा कंफ्यूजन वाला है स्क्रू, इसलिए अपन स्क्रू यूज नहीं करते हैं, हम क्या यूज करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। देखिए ये दो वेक्टर है, दोनों को टेल से टेल मिलाना है। समझ लो कि ब्लू कलर दोनों के हेड है और ये व्हाइट कलर दोनों के टेल है, ठीक है। दोनों को टेल से टेल मिलाना है। ये वेक्टर्स यूं पड़े हुए हैं। अब आप क्या करो, अपनी फिंगर्स को घुमाओ, कहां से कहां तक? जो आपको दिख रहा है A से B तक, A क्रॉस B है ना, तो A से B तक उंगलियों को घुमाओ। ये A है, ये B है, ये मैंने घुमा दिया। जब मैं उनको घुमा रहा हूं तो मेरा थंब किधर है? ऊपर के डायरेक्शन में है, तो देखो ये आ गया C ऊपर। समझ आ रहा है? सपोज अगर मेरा वेक्टर ऐसा होता है, ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, तो मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो भाई ये जो रिजल्टेंट है ये कहां आ जाएगा? इधर आ जाएगा, आपकी तरफ, बाहर की तरफ, ऐसे बाहर निकलता होगा। ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, मैं बोल रहा हूं ये इस प्लेन में है, तो यहां पे जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे बाहर की तरफ आएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। अच्छा अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, मैं अगर A क्रॉस B के बदले बोल दूं B क्रॉस A, तो अब कहानी में चेंज आ जाएगा। देखो मैग्नीट्यूड वाइज तो कोई चेंज नहीं है, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, A B sin थीटा। कम यार भाई आप A into B बोलो कि B into A बोलो, वहां पे फर्क नहीं आएगा, लेकिन डायरेक्शन पे फर्क आ जाएगा। कैसे? हम अभी तक क्या कर रहे थे? A से B जा रहे थे, अब हमें क्या करना है? B से A जाना है। उंगलियों को इस तरीके से मोड़ो कि वो B से A की तरफ जा रहा है। सो ये मेरे को ऐसे रखना पड़ेगा, ये मेरा B है, ये मेरा A है ना।
और ये ऐसे नहीं पड़े, ये ऐसे पड़े हैं यहाँ पे प्लेन के ऊपर, ठीक है। तो ये बी और ये ए, मैं घुमा रहा हूँ, मेरा थंब किधर है, जब मैं इसको घुमाऊंगा थंब किधर है, नीचे। तो जब मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो उस समय मेरा रिजल्टेंट आ जाएगा नीचे। इसीलिए कहा जाता है कि भाई जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, ठीक है। उस बारे में चर्चा करते हैं। पहले यहां तक कोई प्रॉब्लम? भाई क्रॉस प्रोडक्ट कैसे ढूंढा जाता है? फॉर्मूला क्या है? ए बी साइन थीटा। आंसर जो निकलता है वो वेक्टर है, तो उसकी एक मैग्नीट्यूड होगी, कितनी होगी? ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड हो जाएगी। और उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? एन कैप। डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है? या तो स्क्रू रूल या तो राइट हैंड रूल। स्क्रू रूल थोड़ा कंफ्यूजन वाला लगता है, इसलिए हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, हम किस में फोकस करते हैं? राइट हैंड पे। तो राइट हैंड को इस तरीके से घुमाओ कि अगर ए क्रॉस बी है तो ए से बी जावे, उस समय जहां आपके थंब होगा, और अगर बी से ए है तो उसको बी से ए घुमाओ, तो जहां आपका थंब होगा वहां हो जाएगा आपके रिजल्टेंट का डायरेक्शन। भाई यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चा लोग? भाई आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, x y z, और भाई दो वेक्टर है जो कि x y प्लेन में है। देखो यहाँ पे आपको डायरेक्शन पर्पस के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस दिए हुए हैं, वेक्टर a एंड वेक्टर b। आपको दोनों की वैल्यू दे रखी है 2, 4 एंड 30। भाई ये इसकी वैल्यू 2 दे दी, इसकी 4 एंड बीच का एंगल दे दिया 30। क्वेश्चन है फाइंड ए क्रॉस बी। तो भाई ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड कितना होता है? मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4, साइन थीटा मतलब साइन 30। अब 4 2, देखो ये क्या हो जाएगा? 2 into 4 sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 कट, आंसर क्या आ गया? 4। भाई लेकिन हमको डायरेक्शन भी तो चाहिए, सो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे भाई? A से B तक घुमाएंगे। पहले देखो ये xy प्लेन है, ये मेरा xy प्लेन है, एंड जो z एक्सिस होता है बच्चा, वो z एक्सिस तो ऐसे बाहर आएगा। अगर आपको ना पता हो तो ध्यान रखना कि जो 3 डायमेंशन में ये जो z होता है ये हम ड्रॉ भले यूं करते हैं, बट एक्चुअली ये इस तरीके से बाहर आता है। तो जब मैं अब अपनी फिंगर्स को घुमाना है, कहां से कहां? A से B तक। सो A से B तक घुमाऊंगा तो क्या ये Z के डायरेक्शन में आ रहा है? तो Z के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? K कैप। N कैप क्या होता था? N कैप इज द यूनिट वेक्टर in the direction of A cross B, एंड A क्रॉस B का जो भी आंसर आता है, जो भी वेक्टर आंसर आता है, वो A को और B को दोनों को परपेंडिकुलर होगा। समझ आ रहा है भाई? K कैप क्यों लिखा? बिकॉज वो बाहर की तरफ आ रहा है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आप कुछ देख लेते हैं इसके स्पेशल केसेस। भाई स्पेशल केसेस मतलब अलग अलग एंगल के लिए क्या कहानी रहेगी। भाई अगर हम थीटा 0 ले लें, थीटा 0 का मतलब क्या है कि A और B दोनों कैसे होंगे? पैरेलल। तो भाई A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। भाई थीटा क्या रखेंगे? 0। जब पैरेलल है, पैरेलल के समय एंगल 0 रहता है, भाई वो टच ही नहीं करे तो एंगल बनेगा कहां से? तो भाई sin 0 क्या हो जाएगा? sin 0 इज ऑलवेज 0। इसका मतलब भाई a डॉट b में हमने क्या देखा था कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, a डॉट b cos 90 0 होता था, याद है कुछ? भाई जब थीटा 90 डिग्री होता था तो a डॉट b 0 होता था, लेकिन यहाँ पे जब थीटा 0 होगा तो a क्रॉस b 0 होगा। भाई दोनों कंडीशन याद रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर थीटा 180 है, 180 का मतलब है वो एंटी पैरेलल है, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, तो इस समय क्या होगा? a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन 180। भाई जब वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो थीटा 180 हो जाता है, और थीटा 180 है, इसका मतलब
साइन 180, साइन 180 क्या होगा भाई? साइन 180 भी 0 ही होता है। ये साइन 0 देखो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180। अगर यहाँ साइन 0 है तो इधर भी तो 0 ही होगा। इधर साइन 1 होता है तो इधर 270 पे भी साइन 1 हो जाएगा। भाई मैथ्स वाले बच्चों को पता होना चाहिए सारी चीजें। तो देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि जब वेक्टर पैरेलल हो तो भी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0, और जब एंटी पैरेलल हो तो भी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है। और अगर मान लो मैं 90 ले लेता हूं, 90 का मतलब एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा, a क्रॉस b, तो भाई जो आपका रिजल्टेंट होगा वो कैसा होगा? अगर मान लो ये x है, ये y है, तो रिजल्टेंट सीधी सी बात है z हो जाएगा, ऐसे बाहर निकलता हुआ, दोनों को परपेंडिकुलर। तो भाई इस समय a क्रॉस b की वैल्यू क्या हो जाएगी? ab sin 90। अब अच्छा sin 90 क्या होता है? 1, सो आंसर आ जाएगा AB। एंड बच्चा लोग ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। क्या होगा ये? मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर मान लो कभी पूछा जावे दैट A क्रॉस B की मैक्सिमम वैल्यू है, तो समझ जाना कि थीटा 90 है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। ओके, इतना समझ आया? बस इतने स्पेशल केस थे। अब आप इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। भाई फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। भाई ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। हम पहले क्या लिखते थे डॉट प्रोडक्ट के लिए? a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। हम ऐसा लिखते थे ना, बिकॉज इसका आंसर स्केलर हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। भाई हमने देखा है कि भाई अगर मैं यहाँ से यहाँ घूमूंगा तो ये डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ घूमूंगा तो ये डायरेक्शन। तो भाई a क्रॉस b इज नेवर इक्वल टू b क्रॉस a। हाँ, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस a। वैल्यू में फर्क नहीं आएगा, फर्क किस में आएगा? डायरेक्शन में। और आपको पता है डायरेक्शन भी कैसे? टोटली ऑपोजिट। भाई एक बार घुमाया तो ये हो गया, दूसरी बार यूं घुमाया तो ये हो गया, यानी कि डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इट्स रोटेशन। नेगेटिव, देखो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? अपना ही नेगेटिव हो जाएगा। समझ आ रहा है? भाई स्केलर में इक्वल होता था, बट यहां पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो ये फॉलो करेगा, मतलब कि अगर a क्रॉस b क्रॉस c है तो ये इसके साथ भी बल्कि क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इसके साथ भी क्रॉस होगा, लेकिन ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए। मतलब भाई आप a क्रॉस b, यहाँ पे प्लस है, सपोज प्लस है तो प्लस a क्रॉस c, आप ऐसा लिख सकते हैं। आप ये चीज लिख सकते हैं, देखिए a का क्रॉस प्रोडक्ट b के साथ और a का क्रॉस प्रोडक्ट c के साथ, लेकिन आप b क्रॉस a नहीं कर सकते, फिर वो कहानी अलग हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव होगा लेकिन ऑर्डर जो है वो सेम रहेगा। समझ आ रहा है? अगर मान लो मैं ऐसा लिख लूं a क्रॉस b एंड यहां पे लिख लूं b प्लस c, तो यहां पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। ये इसके साथ यहां पे बीच में क्रॉस कर देते हैं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a क्रॉस b प्लस b क्रॉस b प्लस a क्रॉस c प्लस b क्रॉस c। मतलब a का b और c के साथ, b का b और c के साथ। आप ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते। जो वेक्टर पहले है आपको उसको पहले ही रखना पड़ेगा। ऑर्डर चेंज करोगे तो फिर आगे माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, यहां तक समझ आ रहा है? यहां तक कोई प्रॉब्लम भाई? चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देख ले। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एंड थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर with itself is always a zero vector। हो ये क्या हो गया भाई? अगर किसी भी वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे उसके खुद के साथ, भाई आपको याद है हमने डॉट में एक रिजल्ट देखा था, अगर a डॉट a करूं तो उसका मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता था, याद है कुछ? अगर उसके खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करो तो उसका स्क्वायर हो जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे अगर आप a करोगे तो आंसर हमेशा जीरो आएगा, मैग्नीट्यूड भी जीरो, एंड ये बड़े जीरो वेक्टर होगा, ये स्केलर नहीं होगा, ये वेक्टर होगा। भाई हमको पता है ना दोनों का प्रोडक्ट वेक्टर होता है, और इसकी डायरेक्शन रैंडम मोशन होगी, आर्बिट्ररी, कोई भी डायरेक्शन में ले लो, जीरो वेक्टर है ना, वेक्टर ही नहीं है मतलब जीरो, कोई भी डायरेक्शन, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ भाई? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू साइन, भाई दोनों के बीच का एंगल, आज दोनों जीरो है ना भाई, ए है और ए है, क्या ए और ए के बीच में कोई एंगल बनेगा? दोनों लाइन एक सी है ना, क्या एंगल बनेगा? नहीं बनेगा, मतलब साइन जीरो, और साइन जीरो क्या होता है? जीरो। इसीलिए हमेशा किसी भी वेक्टर का प्रोडक्ट अपने ही साथ हमेशा जीरो होगा। समझ आया बच्चा लोग? अब यहां से एक और चीज निकल के आती है, अगर मैं ऑर्थोगोनली क्रॉस प्रोडक्ट, चलो काम करो, पहले लिखो फिर हम देखते हैं ऑर्थोगोनल क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फटाफट लिख लीजिए। चलो बच्चा लोग, बच्चा लोग अब हम जो देखने जा रहे हैं वो काफी टिपिकल लगता है कुछ बच्चों को, लेकिन मैं आपके लिए उस चीज को बहुत इजीली बना दूंगा, बस पूरा ध्यान आप यहां रखिएगा, ठीक है। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, ऑर्थोगोनल क्रॉस प्रोडक्ट। भाई इसका मतलब, ऑर्थोगोनल का मतलब है भाई 90 डिग्री, ऑर्थोगोनल का मतलब ऐसी दो लाइन है जहां पे 90 डिग्री बनता हो। सो भाई हम बनाने वाले हैं आपका कोऑर्डिनेट्स, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस, ये तीनों एक दूसरे को 90 होते हैं। x के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i कैप, y के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर j कैप, और z के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर k कैप। अगर भाई मैं i कैप क्रॉस i कैप करूं, j कैप क्रॉस j कैप करूं, या k क्रॉस k कैप क्रॉस k कैप करूं, ये क्या हो गया? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विद इटसेल्फ हो गया, किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अपने खुद के साथ, और वो क्या होता है हमेशा? भाई डॉट में अलग था, अगर मैं i कैप डॉट i कैप करता था तो i का स्क्वायर होता था, याद है भाई? कुछ हम कुछ ऐसा करते थे, 2i कैप इंटू 4i कैप, इसको हम सॉरी डॉट है तो इसको हम लिखते थे 8, बस i क्या हो गया 1, 4 2 सा 8, और i की वैल्यू क्या हो जाएगी? i स्क्वायर। भाई i मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, i का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1, यानी 8 1 सा 8। समझ आ रहा है? ये स्केलर का था, ये डॉट प्रोडक्ट का था, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन वेक्टर में कहानी अलग है भाई। अगर आप वेक्टर में i क्रॉस i करोगे तो जीरो हो जाएगा, j क्रॉस j करोगे तो जीरो हो जाएगा। लेकिन जरा यहाँ देखो, अब भाई अगर मैं i कैप क्रॉस j कैप करूं, भाई इस बार जीरो नहीं होगा। देखें, ये i कैप, ये j कैप, मतलब अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो हमने क्या देखा था कि जो भी रिजल्ट होता है वो इन दोनों को परपेंडिकुलर। अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं, सो i क्रॉस j, देखो ये मैंने उंगलियों को कर्ल किया तो मेरा थंब कहां जा रहा है? इधर जा रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? z की डायरेक्शन हो गई। इसका मतलब इस बार आंसर आ जाएगा k कैप। ये देखो, ये वेक्टर का जादू है मित्वा। भाई अगर आप i को j के साथ क्रॉस करोगे तो आंसर आएगा k कैप, यानी डायरेक्शन जो है k कैप हो जाएगा।
सिमिलरली अगर आप जे कैप क्रॉस के करोगे तो आंसर आ जाएगा आई। देखिए ये आपका जे है, सॉरी ये जे है और ये के है। भाई के एक्चुअली ऐसे होता है, के ओरिजिनली कैसे होता है, ऐसे बाहर की तरफ होगा। ठीक है, चलिए मैं इसको ले लेता हूं। अब हमको क्या करना है, जे क्रॉस के कैप। तो जे से उंगली शुरू करके देखो कुछ ऐसा होगा, जे से उंगली शुरू करना है। देखो ये हमें क्या घुमाना है, कहां से कहां घुमाना है, जे से के की तरफ। अपनी उंगलियों को रखो जे की तरफ, यानी कुछ ऐसे। देखो ये ऊपर जे है, सो हम क्या कर रहे हैं, ये उंगलियों को रख दिया जे की तरफ। अब घुमाना कहां है, के की तरफ, इधर। तो जब मैं इधर घुमा रहा हूं तो मेरा थंब कहां जा रहा है, इधर जा रहा है, आई कैप की डायरेक्शन में। हमने भाई तो देखा था कि आपका जो आंसर होगा वो कहां होगा, कर्ल करने पे जहां पे थंब करेगा। देखो ये z डायरेक्शन, ये z डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन। अपनी उंगलियों को इस तरीके से रखो कि आप y से z की तरफ रोटेट कर सको। तो हमने क्या कर दिया, y की तरफ रख लिया, z से उसको रोटेट कर दिया। तो ये कहां पे आ गया, आई कैप। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं के कैप क्रॉस आई कैप कर दूं तो आंसर क्या हो जाएगा, जे। सही है भाई। देखो के से आई, ये के था, ये आपका आई है। अब अपने उंगलियों को ऐसे रखो कि आप इसको यहां से घुमा दो। मैं यहां से यहां घुमाऊं, ये के और उसको मैंने यहां पे घुमाया। थंब कहां जा रहा है, ऊपर, इसका मतलब जे। भाई ये है यहां का जादू। अगर आप आई क्रॉस जे करोगे तो आंसर के कैप में आएगा, जे क्रॉस के करोगे तो आंसर आई में आएगा। सिमिलरली के क्रॉस आई करोगे तो आंसर जे में। अच्छा बच्चा एक और जादू, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, भाई अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, जे कैप क्रॉस आई कैप, आंसर आ जाएगा माइनस के कैप। भाई हम तो ये देखा था ना, कॉम्यूटेटिव रूल फॉलो नहीं होता है बल्कि नेगेटिव हो जाता है। सो अगर इसका आंसर के था तो इसका आंसर माइनस के कैप हो जाएगा। सिमिलरली जे कैप को अगर मैं इसको उल्टा करूं, के कैप क्रॉस जे कैप, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप। एंड अगर मैं आई कैप क्रॉस के कैप करूं तो आंसर हो जाएगा माइनस जे कैप। थोड़ा कंफ्यूजन लगता है ना, इसका शॉर्टकट देखें कैसे इसको याद रखना है। ठीक है, ये चीज देखो, ये कॉन्सेप्ट वाइज ये सही है, लेकिन कई बार करते करते हमको कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका एक शॉर्टकट देते हैं। ठीक है, टू रिमेंबर। भाई दो तरीके बताऊंगा आपको, जो तरीका इजी लगे वो तरीका आप यूज करना। ठीक है, पहला आई जे के, हम क्या कर लेते हैं, यहां पे एक सर्कल बना लेते हैं। भाई अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करो क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखिए जैसे कि आई और के, तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर आप आई जे जा रहे हैं तो पॉजिटिव, जे के जा रहे हैं तो पॉजिटिव, के आई जा रहे हैं तो पॉजिटिव। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, जे आई तो माइनस, के आई के तो माइनस, के जे तो माइनस। समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? क्लॉकवाइज जाओगे तो आंसर पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो आंसर नेगेटिव। बस इतना याद रखो, आई जे के। ठीक है, सो क्या हो गया भाई यहां पे, अगर क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, दूसरा तरीका बहुत ही आसान तरीका है, आप क्या लिख लो, आई जे के आई जे, आई जे के आई जे। ये क्या है भाई, भाई अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो स्ट्रेट डायरेक्शन में, आई जे तो प्लस के आई तो प्लस जे के। समझ आ रहा है मैं क्या बोला? अगर आप स्ट्रेट डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर रहे हो, आई जे तो आंसर प्लस के आई तो जे के तो आंसर प्लस आई। देखो आई जे तो आंसर प्लस के, जे के तो आंसर प्लस आई, और के आई तो आंसर प्लस जे। अगर उल्टा कर रहे हो तो नेगेटिव कर लो, जे आई कर रहे हो तो माइनस के, जे आई करेंगे तो माइनस के, आई के करेंगे तो माइनस जे। देखो आई के करेंगे तो माइनस जे, के जे करेंगे तो माइनस आई,
के जे करेंगे तो माइनस है। मतलब अगर आप स्ट्रेट जा रहे हो, राइट साइड जा रहे हो तो पॉजिटिव आंसर ले लो, और इस साइड आ रहे हो तो नेगेटिव आंसर ले लो। आपको जो तरीका आसान लगे, ये तो ये। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर हम सीधे सीधे जाएंगे तो पॉजिटिव, उल्टा आएंगे तो नेगेटिव। सिमिलरली इसमें क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव। क्लियर बच्चा लोग? सो भाई अब हम देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। भाई कार्टेशियन फॉर्म आपको पता है, ए कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में अगर दिया हो तो सपोज करो आपको वेक्टर ए दिया है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप, और वेक्टर बी आपको दे रखा है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप, जहां पे ए एक्स, ए वाई, ए जेड कोई ना कोई वैल्यू होगी, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, कोई फ्रैक्शन हो सकता है, कोई भी रियल नंबर होगा। सिमिलरली बी एक्स, बी वाई, बी जेड कोई भी रियल नंबर होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी। इसका मतलब ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। भाई जब डॉट वेक्टर करते थे हम लोग, जब डॉट वेक्टर करते थे तो बहुत आसान था, एक्स एक्स का मल्टीप्लाई, वाई वाई का मल्टीप्लाई, जेड जेड का मल्टीप्लाई, पिक्चर खत्म। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते थे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड, बस इतने में हमारी कहानी खत्म हो जाती थी। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट हमें आसानी से बचने वाला नहीं है। भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करेंगे, i का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। अब जब i को i के साथ करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, हमने देखा है ना, मल्टीप्लिकेशन विद इटसेल्फ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विद इटसेल्फ इज ऑलवेज 0। तो i का i के साथ 0, और जब i को j के साथ करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा। भाई ये चीज याद रखना, i j k, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। सो i j, i into j, देखो i into j क्लॉकवाइज है। सिमिलरली i का मल्टीप्लिकेशन k के साथ, तो भाई i का मल्टीप्लिकेशन k के साथ एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो आंसर क्या आएगा, माइनस j। क्या मीन दिस इनटू दिस, ये तो 0, क्या बचा है यहां पे, ax by i क्रॉस j, i क्रॉस j क्या होता है, प्लस k कैप प्लस ax bz i इंटू k, i इंटू k क्या हो गया, माइनस j कैप। ऐसे ही इसका भी इसके साथ 0, वैसे देखो ये j कैप है, सो j का j के साथ तो 0 हो जाएगा। अपने ही परिवार वालों के साथ 36 का आंकड़ा होता है क्रॉस के समय। तो भाई देखो ये प्लस ए वाई बी एक्स, जे का आई के साथ एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस के कैप, फिर प्लस ए वाई जे कैप, ये तो 0 हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बी जेड, ये j है ये k है, जे के क्लॉकवाइज है, तो आंसर आ जाएगा प्लस i कैप। ओके, सिमिलरली इसके लिए भी k और i, ये क्या हो जाएगा, az bx, k कैप इंटू i कैप, तो k कैप इंटू i कैप क्लॉकवाइज है, तो इसका हो जाएगा प्लस j कैप। सिमिलरली इसका इसके साथ, सो az by, k इंटू j एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या हो जाएगा, माइनस i कैप। भाई ये अगर पता चल जाए तो मजा आ जाए भाई, फिर ये प्लस माइनस है, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। और बाद में k इंटू k, तो k तो 0 हो जाएगा। अब इसको अरेंज करना है। अब अच्छा लोग
इसको अरेंज तो कर लोगे लेकिन इसको याद रखना बहुत टिपिकल हो जाएगा यार, ये आपका आंसर है एक्चुअली। तो ये फॉर्मूला को याद रखना बहुत टिपिकल हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक और शॉर्टकट ट्रिक सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट आई कैप, ब्रैकेट जे कैप, ब्रैकेट के कैप। भाई देखो के कैप, के कैप, आई कैप, कहेंगे आई कैप, एंड दूसरा जे कैप एंड जे कैप। तो दो दो टर्म तो है हमारे पास, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, फर्स्ट टर्म आई कैप वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, प्लस माइनस की साइन याद रखना। फर्स्ट ब्रैकेट पॉजिटिव, सेकंड ब्रैकेट नेगेटिव, थर्ड ब्रैकेट पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस, गुड। अब क्या कर दो, ए बी बी ए, ए बी बी ए बी बी। इस सीक्वेंस को चेंज मत करना भाई, पहले ए बी बाद में बी, देखो तीनों मैंने वही रखा है। अब क्या करना है, बीच में कंपलसरी माइनस, बीच में कंपलसरी तीनों ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके, दूसरा अब अच्छा ये आई कैप है, आई कैप किसकी डायरेक्शन में होता है, एक्स की डायरेक्शन में। तो मैं क्या कर दूंगा, वाई जेड, वाई जेड, एक्स नहीं लिखूंगा। ये किसके डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में, तो एक्स को भूल जाओ, वाई जेड, वाई जेड। सिमिलरली जे, जे किसके डायरेक्शन में होता है, वाई के, तो वाई को भूल जाओ, एक्स जेड, एक्स जेड। और लास्ट में के किसके डायरेक्शन में होता है, जेड के, तो जेड को भूल जाओ, एक्स वाई, एक्स वाई। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए वाई इंटू बी जेड। तो डायरेक्टली यहीं से देख लेने का, ए वाई इंटू बी जेड। आपको यकीन नहीं है, आप इसको करके देख लो। देखो आई कैप में क्या क्या है, एक इधर आई कैप है, तो ये क्या आ गया, देखिए बी वाई ए जेड, माइनस है, माइनस लग गया, बी वाई ए जेड आ गया। दूसरा पॉजिटिव है, आई कैप का है, दूसरा ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रहा ए वाई बी जेड। तो देखो ए वाई बी जेड। सिमिलरली यहाँ पे विश्वास नहीं हो तो देख लो, जे कैप कहाँ कहाँ पे है, एक माइनस है इसके साथ। देखो एक्चुअली में बाहर भी माइनस रखा है, तो जब मैं अंदर लगाऊंगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो जे कैप पॉजिटिव ढूंढो, देखो ये ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स। अब ये नेगेटिव, इसको माइनस को अंदर लगाऊंगा तो नेगेटिव बनेगा। सो यस दिस वन, सी ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड और माइनस जे कैप। तो आप क्या करो, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको याद रखो। कैसे याद रखना है, तीन ब्रैकेट बनाओ, आई कैप जे कैप के कैप कर दो, बीच में माइनस कर दो, ये वाला यहाँ पे कंपलसरी माइनस कर दो। अब क्या करो, ब्रैकेट के अंदर ए बी बी ए, ए बी बी ए, ए बी बी ए लिख दो। फिर ये एक्स के डायरेक्शन में है तो एक्स को भूल जाओ, वाई जेड वाई जेड। ये जे के डायरेक्शन में मतलब वाई के डायरेक्शन में, तो वाई को भूल जाओ, एक्स जेड। और ये z के डायरेक्शन में है तो z को भूल जाओ, x y x y। बच्चा लोग इसमें अगर आप नेट पे देखोगे तो डिटरमिनेंट फार्मूला भी आती है, डिटरमिनेंट मेथड, बट मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। डिटरमिनेंट मेथड भी मैं आपको सिखा देता हूं, बता देता हूं, फिर आपको जो सही लगे आपको करना है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो इसको फटाफट। ओके आपके बुक में तो फिलहाल नहीं है, बट यस कई कई जगह पे आपको इंटरनेट पे या कोई दूसरी बुक पे, जैसे एचसी वर्मा है या दूसरी बुक्स है, उसमें आपको ये मेथड देखने को मिल जाएगी। डिटरमिनेंट मेथड, भाई ये सिर्फ तरीका है किसको ढूंढने के लिए, ए क्रॉस बी, कोई भी दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए। इसमें क्या है, आपको दो लाइन बनानी है, यहाँ पे कंपलसरी आई माइनस जे एंड के कैप लिखना है, कंपलसरी, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। पहले आई माइनस जे फिर के। अब इसके नीचे आपको लिखना है ए एक्स, जो भी वैल्यू होगी वो, ए वाई ए जेड। सिमिलरली यहाँ पे लिख लेना है बी एक्स बी वाई बी जेड। वैल्यू होगी ना भाई, ए एक्स ए वाई ए जेड, क्या है, कोई ना कोई वैल्यू होगी, फ्रैक्शन होगा, कुछ ना कुछ होगा, उसको यहाँ रख लेना है। अब क्या करो, सबसे पहले आई कैप लिखो और एक ब्रैकेट बना दो। जब आप आई कैप को ले रहे हो तो ये रो और ये
सॉरी ये रो और ये कॉलम को भूल जाओ। मैंने क्या बोला, जब आप इसको ले रहे हो तो ये वाली रो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ। तो क्या बचा, ये चार चीजें बची। अब इसमें हम क्या करेंगे, दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस मल्टीप्लाई। याद रखना ये सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ये वाला मल्टीप्लाई माइनस ये वाला मल्टीप्लाई, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ay bz माइनस, बीच में कंपलसरी माइनस ही आएगा, इन दोनों का हो जाएगा by az। तो हम लोग ये देखा था ना, i आएगा तो yz कर दो, ab b है, आ गया भाई चीज, ठीक है। फिर इसको ले लो माइनस j कैप, ब्रैकेट बना दो। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम J वाली रो और J वाली कॉलम भूल जाएंगे, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट ये बीच वाली कॉलम भूल जाओ। फिर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसको तो है ही नहीं, इसको अवॉइड करो, समझो कि है ही नहीं। तो क्या बचा, ax az bx bz, तो ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई, सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ax bz माइनस bx az, हमने पहले भी यही देखा था, j है मतलब y को भूल जाओ तो xz ab भी है और बाहर माइनस आता था, ठीक है। सिमिलरली प्लस z कैप। तो अब क्या करो, ये वाली कॉलम और ये वाली रो फिर से भूल जाओ, ये दोनों भूल जाओ तो बचा क्या, ये चार बचा, तो वापस वही ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई, सो ये क्या हो जाएगा, ax by माइनस bx ay। तो हमने यही देखा था भाई, ये z डायरेक्शन है, सॉरी क्या आएगा ना यहाँ पे भाई, z के डायरेक्शन में तो z को भूल जाओ, xy लगा दो। भाई ये मेथड करोगे टाइम वेस्ट होगा, उससे अच्छा डायरेक्टली जब हमने तरीका सीख लिया तो हम यही लिखे। फिर भी आपको ये इजी लगता है तो आप ये कर सकते हैं, आई डोंट माइंड। समझ आया भाई डिटरमिनेंट मेथड निकालने का, किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो। एंड जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो 12th में ये सीखने वाले डिटरमिनेंट मैंने आपको 11th में सिखा दिया कि कैसे करते हैं डिटरमिनेंट, ठीक है। तो मैथ्स के 12 का 1/4 फीस मुझे दे देना। ओके भाई, जस्ट किडिंग, ठीक है बच्चा लोग। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक रख रहे हैं। हमने क्रॉस प्रोडक्ट के रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, कोई कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए